दोस्तों अप्रैल का महीना था और साल था 2011 का। दिल्ली में गर्मी और धूप इतनी तेज थी कि लोगों के माथे से पसीने छूट रहे थे। उन्हीं दिनों टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कोई एक बूढ़ा सा आदमी अनशन कर रहा है और वो अनशन था देश में चल रहे भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ। वो बूढ़ा आदमी संघर्ष कर रहा था परिवारवादी राजनीति के खिलाफ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था आम जनता भी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ जुड़ती चली जा रही थी। भारत के लगभग हर छोटे बड़े शहरों में पोस्टर लगने लगे, चौक चौराहों पर इस बात पर चर्चा होने लगी। लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पनपने लगा, लेकिन सत्ताधारियों को इस तरह के अनशन और विद्रोह भरी आवाज पसंद नहीं होती है। वो इससे चिढ़ते हैं और शायद डरते भी हैं। जब सरकार को लगा कि ये बूढ़ा आदमी उनके लिए सरदर्द बनता जा रहा है तो उन्होंने एक तरफ इस बूढ़े आदमी से बातचीत करना प्रारंभ किया तो दूसरी तरफ उसके इस प्रयास को ताकत के दम पे कुचलने की भी खूब कोशिश की। लेकिन अब तक वो बूढ़ा आदमी अकेले नहीं था। उसके चारों तरफ काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ लोग सही नियत के साथ थे तो कुछ अवसरवादी लोग जिनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है लेकिन जुबान पर कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है। ये अवसरवादी लोगों को भाप पाना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है और शायद वो बूढ़ा आदमी भी इन दोगले किस्म के इंसानों को नहीं पहचान पाया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। वो बूढ़ा आदमी था अन्ना हजारे, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता को लंबे समय के लिए उखाड़ फेंकने में एक बड़ा किरदार निभाया था। और वो अवसरवादी व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल, जो आज शराब घोटालों के मामले में जेल में हैं। और वकोल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की माने तो केजरीवाल जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ और आइए जानते हैं क्या है दिल्ली में शराब घोटालों का ये पूरा मामला और क्यों हुई है अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को जेल। इस पूरे मामलों को हम दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आखिर क्या है दिल्ली सरकार की नई शराब नीति। साल 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में मौजूदा शराब नीति को बदलने का मन बनाती है और उसका ड्राफ्ट तैयार करती है। इस नई शराब नीति का उद्देश्य था सरकार की कमाई को बढ़ाने का। इसके तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में लगभग 27 शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि पूरी दिल्ली में मोटा मोटी लगभग 900 शराब की दुकानें। नई पॉलिसी के तहत सरकार अपने सभी सरकारी शराब की दुकानों को बंद करेगी और सभी दुकानें प्राइवेट लोग चलाएंगे। प्राइवेट लोगों को पूरी आजादी दी गई कि वो जितना चाहे उतना डिस्काउंट यानी कि शराब की कीमतों में छूट दे सकते हैं। मतलब अब दुकानें शराब को एमआरपी पर बेचने को बाध्य नहीं रहेंगी और शराब की दुकानें रात को 3 बजे तक भी खोली जा सकती हैं। यहाँ तक कि शराब की कंपनियां और दुकानें शराब की होम डिलीवरी भी कर सकती हैं, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न से कपड़े या जूते मंगवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। इस नई नीति के हिसाब से शराब पीने की न्यूनतम उम्र को भी कम करने का इरादा था। शराब को छोटे छोटे टेट्रा पैक में आम दुकानों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी, जैसे संतरे या आम का जूस दुकानों पर छोटे छोटे पाउच में मिलते हैं। दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में बैठे बीजेपी और कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन सरकार उनकी एक न सुनती है और कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ नवंबर 2021 में इस नई शराब नीति को लागू कर देती है। फिर क्या, फिर शुरू होता है दिल्ली की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर का एकदम माहौल। एक तरफ थी कोरोना की महामारी और अस्पतालों में भारी भीड़, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शराब की दुकानों पर थी लंबी लंबी लाइनें और एक बोतल खरीदने के बदले एक बोतल फ्री में दी जा रही थी। जनता ने भी इस भारी छूट के खूब मजे लिए। लेकिन ये नई शराब नीति लागू होने से पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने इस नीति को जांचा भी था और उस जांच की रिपोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी भेजा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह नई शराब नीति दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थी और शराब के कारोबार में प्राइवेट लोगों की मोनोपोली का भी खतरा बताया जा रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में शिक्षा तथा शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने बिना उपराज्यपाल के अनुमति से नई शराब नीति में कुछ बदलाव भी किया था और इस बदलाव में प्राइवेट लोगों को लाइसेंस लेने में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी, जो कि दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का उल्लंघन था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने शराब लाइसेंस में प्राइवेट लोगों को अनियमित लाभ दिया है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। इन्हीं सब मामलों को लेकर जून 2022 में कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ पुलिस में एक एफआईआर फाइल किया। आरोप ये था कि आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट कंपनियों से करोड़ों रुपए घूस के रूप में लिए हैं और इसके बदले में प्राइवेट कंपनियों को शराब नीति में फायदा पहुंचाया गया है तथा घूस से लिए गए ये पैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा की विधानसभा चुनाव में खर्च किया है। अगस्त 2022 में देश की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई तथा परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में केस फाइल करती है।
और फिर शुरू होता है जांच और छापे का एक सिलसिला, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनसे जुड़े लोगों के ऑफिसेस, घरों तथा बैंक अकाउंट को खंगाला जाता है। 16 नवंबर 2022 को मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा इस केस में एक अप्रूवर बन जाते हैं और 30 नवंबर 2022 को ईडी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लेती है और इस केस में एक और नया नाम जुड़ जाता है के कविता का। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और वर्तमान में तेलंगाना विधानसभा परिषद में एमएलसी हैं। माना जा रहा है कि के कविता ने शराब कंपनियों तथा केजरीवाल सरकार के बीच हुई डील में बड़ी भूमिका निभाई है। 19 फरवरी को सीबीआई मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए नोटिस भेजती है, लेकिन मनीष सिसोदिया अपनी व्यस्तता का जिक्र करते हुए सीबीआई के सामने जाने से मना कर देते हैं। सितंबर में सीबीआई आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को अरेस्ट कर लेती है तथा ईडी शराब के व्यापारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लेती है। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेती है तथा 9 मार्च को ईडी भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेती है। 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के नेता तथा सांसद संजय सिंह को भी शराब के घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 15 मार्च 2024 को ईडी के कविता को भी गिरफ्तार कर लेती है तथा न्यायालय उन्हें ईडी के रिमांड में भेज देती है। 21 मार्च 2024 आते आते आम आदमी पार्टी के मुखिया तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 9 नोटिस भेज चुकी होती है इसी शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए, लेकिन हर बार वो कोई न कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने जाने से मना करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश की निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट भी गए कि उन्हें नोटिस न भेजा जाए और न ही अरेस्ट किया जाए, लेकिन अदालतों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो प्राथमिक सबूत हैं उसमें भ्रष्टाचार और केजरीवाल की संलिप्तता भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अंततः 21 मार्च 2024 को परिवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है और 23 मार्च को न्यायालय उन्हें एक हफ्ते के लिए ईडी की कस्टडी में भेज देता है। आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार, परिवारवाद तथा देश को नशे और शराब से मुक्ति दिलाने के नाम पे हुआ था, लेकिन आज वही पार्टी शराब के घोटालों में लिप्त पाई गई है और परिवारवाद के भी संकेत आ चुके हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।